हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियोस की पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे आपको मिल सकेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, किस भाषा को राज्यसभा में अभी पहली बार बोला गया है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसको कि अभी पहली बार राज्यसभा में बोला गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ कन्नड़ है, तमिल है, मलयाली है और संथाली है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाली। संथाली जो भाषा है जिसको कि अभी राज्यसभा में पहली बार किसके द्वारा बोला गया है? तो बीजेडी की सदस्य रही सरोजनी हेम्ब्रम, उनके द्वारा राज्यसभा में पहली बार बोला गया है। और वो उन्होंने क्या बोला, संथाली भाषा में जो बोला उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला है कि लोक महत्व से एक उनका अपना जुड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने उठाया है कि जो संथाली की लिपि है, जैसे हमारे हिंदी की देवनागरी लिपि है तो वैसे ही संथाली की लिपि जो होती है वो क्या है, ओल चिक की लिपि को जिन्होंने तैयार किया है, जिनके नाम है क्या आपके रघुनाथ मुर्मू, उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग की है वो अपने इस संथाली भाषा में। तो संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आपका इस तरीके का होता है। मुझे तो संथाली नहीं आती है इसलिए मैं आपको इस लिपि के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। बस इतना आप याद रखिए कि ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया लिपि है जिसका नाम है ओल चिकी, जो कि संथाली भाषा की लिपि है। अब हम लोग जानते हैं कि संथाली भाषा किसके द्वारा बोला जाता है। तो संथाली भाषा एक जो संथाल अनुसूचित जनजाति है जिसके द्वारा बोला जाता है, वो हमारे कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं? तो झारखंड राज्य के प्रमुख जनजाति हैं वो। और झारखंड के साथ ही असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि झारखंड का, तो झारखंड में एक विद्रोह भी हुआ था और इन्हीं जनजातियों के द्वारा किया गया था। वो था संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो संथाल विद्रोह में जो ब्रिटिश शासन का जो शोषण नीति था उसके खिलाफ में ये संथाल विद्रोह को किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि जो झारखंड का ये संथाली जो जनजाति है, इनके द्वारा कुछ पर्व मनाए जाते हैं, जैसे सोहराई पर्व हो गया, कर्मा पर्व हो गया, ये सारे पर्व को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक कला है जिसको सोहबर कला, सोहराई कला और कोहबर कला के नाम से जानते हैं, उसको अभी जीआई टैग भी मिल चुका है, अभी 2019 में ही मिला है, तो इसलिए ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए देखते हैं, दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? दुनिया की जो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं वो कौन बन चुकी हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ओलेक्सी होंचारुक, दूसरा है आपका सना मरीन, तीसरा है आपका सौली निनिस्तो और चौथा है आपका सोफी विल्म। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सना मरीन। सना मरीन जो है अभी सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। और सना मरीन किस देश की बनी है ये प्रधानमंत्री? तो वो बनी है आपके फिनलैंड की। और इनकी जो उम्र है वो कितनी है? तो 34 साल है। हम लोग देखते हैं इनको फिगर में कि कैसी दिखती हैं। सना मरीन का यहाँ पर हमने एक पिक भी लगाया है। तो देखिए ये हैं आपकी सना मरीन, जिनकी उम्र अभी कितनी है? 34 वर्ष है। और ये फिनलैंड की अभी क्या बन गई हैं? आपकी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। इनके बाद जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें, जिनका उम्र 35 वर्ष है, जो कि हमने आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया है कि जो ये हैं आपके ओलेक्सी होंचारुक, जो आपके ओलेक्सी होंचारुक हैं, जो ओलेक्सी होंचारुक हैं वो आपके यूक्रेन के प्रधानमंत्री बने हैं और जिनका उम्र कितना है? 35 वर्ष है। तो ये सना मरीन के बाद सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ओलेक्सी होंचारुक। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सना मरीन फिनलैंड की प्रथम महिला भी प्रधानमंत्री हैं और सबसे कम उम्र की युवा प्रधानमंत्री हैं ये, और विश्व में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही प्रश्न हो जाता है आपके लिए कि सना मरीन जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है और सबसे कम उम्र की बनी है। तो हम लोग बात करते हैं सौली निनिस्तो। सौली निनिस्तो जो है वो फिनलैंड के क्या है? राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति हैं। और सोफी विल्म भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो ये हैं आपके स्लोवाकिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति स्लोवाकिया की थी, ये पिछले साल ही बनी थी। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ फिनलैंड से आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बता देते हैं,
कि सबसे खुशहाल देशों की सूची में तीसरे साल फिर से टॉप पर बना हुआ है फिनलैंड। फिनलैंड सबसे खुशहाल देशों में तीसरे साल भी बना हुआ है। तो हमारा भारत का रैंकिंग उस खुशहाल इंडेक्स में क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो वो आपका इस बार कितना हो गया है, 144वें रैंक पे हमारा भारत 144वें पे चला गया है, 4 रैंक खिसक गया है। पूरे कितने देशों में से आपका, तो इसमें पूरे जो देश हैं उसमें से आपका 144 नंबर पे हमारा भारत आ गया है। और पिछले साल 2019 में भारत का स्थान 140 था, तो इस बार थोड़ा कम हो गया है खुशी भारत में। इसलिए अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, जोजी विनीटुंजी, दूसरा है आपका वर्तिका सिंह, तीसरा है शना मरीन और सोफी विलन। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा जोजी विनीटुंजी। जोजी विनीटुंजी जो हैं वो मिस यूनिवर्स बनी हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। इनका जो उम्र है बहुत ही कम है, 26 साल की हैं ये। और वर्तिका सिंह के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भारत से मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भाग ली थी, जो कि टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई। तो जोजी विनीटुंजी जो है, इनका मानना है कि किसी के भी त्वचा के रंग से किसी को आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, वो सुंदर त्वचा से नहीं होता है। तो जोजी विनीटुंजी आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं। और आप देखिए जोजी विनीटुंजी कैसी दिखती हैं, तो ये हैं आपके दक्षिण अफ्रीका की। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका का आपका राजधानी, 3 राजधानी है, केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लूमफॉन्टेन है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, सिरिल रामाफोसा। तो हम चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मानव पुस्तकालय का आयोजन किया गया। कौन सा राज्य है जिसमें कि मानव पुस्तकालय का आयोजन किया गया। देखिए हम लोग पुस्तकालय के बारे में तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है मानव पुस्तकालय के बारे में। तो मानव पुस्तकालय में क्या होता है कि वहाँ पुस्तकों की जगह पर इंसान होते हैं। तो ऑप्शन के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑप्शन में है क्या, कर्नाटक है आपका, पंजाब है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो किस राज्य में अभी मानव पुस्तकालय का आयोजन किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के किस शहर में, मैसूर में। अब हम लोग बात करेंगे मानव पुस्तकालय के बारे में, कैसा दिखता है, किस तरीके का होता है। तो देखिए हमने नीचे में आपके लिए एक पिक भी लगाया है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे होता है, जैसे लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने जो प्रश्न होंगे उसकी जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञों से, उनकी जैसी भी इच्छाएं होंगी बातें करके डायरेक्ट पूछ सकेंगे, जिससे कि उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मानव पुस्तकालय से यही बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग डायरेक्ट उसी टाइम जान सकेंगे अपने आंसर को। तो मानव पुस्तकालय का आयोजित करने का मेन उद्देश्य ही यही है कि पुस्तकों के स्थान पर सबसे बड़े जो ज्ञान के स्रोत मनुष्य हैं उससे ही जानकारी ली जाए। और जिससे आपका क्या क्या चीज़ खत्म हो सकता है, तो पुस्तकालय से जितना भी जुड़ा हुआ पूर्वाग्रह है, जैसे कि आने जाने में पुस्तकालय तक आपको जाने का परेशानी खत्म हो जाएगा। उससे भी कि पुस्तकालय बनाने के लिए पुस्तक की ज़रूरत होगी, तो पुस्तक को बनाने के लिए आपका कागज़ का ज़रूरत होगा। तो इन सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सब का सब कुछ झंझट पूरा खत्म हो जाएगा। और पुस्तकों के स्थान पर आप क्या करेंगे, विशेषज्ञों से ही सीधी बातचीत कर सकेंगे, जिससे कि हमारे समाज सुधार में भी योगदान होगा। तो देखिए इस टाइप का जो मानव पुस्तकालय का आयोजन करने का जो शुरुआत हुआ था, वो डेनमार्क की राजधानी केप टाउन में किया गया था। और कब किया गया था, 2000 से शुरू हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल में 85 से भी अधिक देशों में मानव पुस्तकालय का जो संगठन है हो चुका है और काम कर रहा है। अभी भारत में भी ऐसे ऐसे जो मानव हैं बहुत सारे शहरों में बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि हैदराबाद है, मुंबई है आपका, दिल्ली है, बेंगलुरु है। ऐसे कई शहरों में अभी जो मानव पुस्तकालय है वो सेवारत है, मतलब चल रहा है। तो चलिए हम इस प्रश्न से इतना ही, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसने उड़ीसा में पाइका विद्रोह स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। पाइका विद्रोह स्मारक स्थल जो है, पाइका विद्रोह, पहले तो ये पाइका विद्रोह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम पहले ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ नवीन पटनायक है, दूसरा ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी है, तीसरा ऑप्शन आपका रामनाथ कोविंद है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, अमित शाह है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस स्मारक स्थल का शिलान्यास किया है पाइका विद्रोह का। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और उड़ीसा के जो आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अभी क्या हैं, कौन है, नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के क्या हैं, आपके सीएम हैं। पाइका विद्रोह का शिलान्यास किया किसने, रामनाथ
कोविंद ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। अब हम लोग जानेंगे पाइका विद्रोह के बारे में। तो चलिए देखते हैं पाइका विद्रोह कब हुआ और कहाँ पर हुआ और किन्होंने किया, क्यों किया। तो देखिए यहाँ पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में पाइका जो जाति के लोग थे जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, उन्होंने इस विद्रोह को शुरुआत किया। और क्यों किया था, तो इनका भी वही था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनके जो शोषणकारी नीति थे कि आपको आपको वसूल करना होगा, आपको यही चीज़ करना होगा, इस टाइप का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीति थी, इसके खिलाफ पाइका जाति के लोगों ने ये किया था विद्रोह 1817 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, बख्शी जगबंधु। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके 200वीं वर्षगांठ पे एक स्मारक स्थल बनाया जा रहा है, पाइका विद्रोह का स्मारक स्थल है, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है। और उसी दिन जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारी सरकार है, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब हमारा जो 2020 का जो शैक्षणिक सत्र है जो स्टार्ट होगा, उसके पाठ्य पुस्तकों में अब ये जोड़ दिया जाएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, पाइका विद्रोह होगा। पाइका विद्रोह अब हमारा क्या होगा, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। ये पहले, इससे पहले कौन सा था, तो हम लोग इससे पहले उस विद्रोह को जानते थे जो हमारा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, वो हमारा क्या था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उसे स्थान प्राप्त था। लेकिन अब ये किसको मिल जाएगा, पाइका विद्रोह को। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले जो हमारा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पहला जो था वो हमारा 1857 का सिपाही विद्रोह था। लेकिन अब कौन सा हो गया है, पाइका विद्रोह, जो कि उड़ीसा में हुआ था, पाइका जाति के लोगों ने किया था और 1817 में किया था। तो चलिए इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास रैंकिंग 2019 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो देखिए मानव विकास रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है 189, दूसरा है 129 और तीसरा क्या है 134 और चौथा क्या है 147, 189, 129 और 134, 147। तो मानव विकास रैंकिंग जो 2019 में जारी किया गया है, उसमें आपका भारत का स्थान कितना रहा है, 129 रहा है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 129। और कितने देशों में से, तो पूरे उसमें कितने देश थे, 189 में से भारत का स्थान 129 रहा है। और यहाँ पर आपको 147 दिख रहा है, तो ये आपका पाकिस्तान का रैंकिंग है और ये आपका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। तो ये आपका पाकिस्तान का है, ये आपका बांग्लादेश का मानव विकास रैंकिंग में। तो अब हम लोग जानेंगे कि मानव विकास रैंकिंग क्यों जारी किया जाता है और मानव विकास रैंकिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार इसको मानव विकास जो रैंकिंग है उसमें 189 देशों को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको क्या करता है, जारी करता है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट दिया हुआ है कि टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर कौन सा रहा है, नॉर्वे रहा है। और हमारा स्थान उसमें कितना है, तो 129वां स्थान है। और सबसे लास्ट में कौन रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ एक पिक और लगाया है। सबसे लास्ट में हम आपको एक बता देते हैं, वो है आपका नॉर्वे फर्स्ट पे है, नाइजीरिया जो है, दोनों न से ही स्टार्ट है। नाइजीरिया आपका लास्ट में है और फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे है। तो देखिए यहाँ पर मानव विकास सूचकांक क्या होता है, उसमें क्यों और क्या चीज़ देख करके वो जारी किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मानव विकास का जो सूचकांक है वो उसके जो जीवन की स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें उसकी जीवन की स्थिति को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है और उसकी आमदनी को, इंसान के आमदनी को देखा जाता है। तो देखिए जब भी आपके पास आमदनी ज़्यादा होगा तो आपकी जीवन की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। तो उससे हम लोग मानव विकास के रैंकिंग को निकाल पाते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न से इतना ही, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक जारी करने का जो सिलसिला है वो कब से शुरुआत हुआ था। तो ये जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है वो 1990 से शुरुआत हुई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आयरन यूनियन युद्धाभ्यास जो है, जो अमेरिका करता है, लेकिन किस देश के साथ करता है। आयरन यूनियन युद्धाभ्यास अमेरिका किस देश के साथ करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है आपका भारत, तीसरा है आपका जापान और चौथा है जर्मनी। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। आयरन यूनियन युद्धाभ्यास जो है अमेरिका किसके साथ करता है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है।
तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये इसका जो आयरन यूनियन युद्धाभ्यास हुआ है वो इसका 12वां संस्करण था, जिसको कि कहाँ कहाँ के सेनाओं ने किया है, तो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के सेनाओं, दोनों देशों की सेनाओं ने किया है इसको। और इसमें क्या है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध की जो दक्षता है उसको किया गया है, उसको अपना अगला प्रश्न अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि वार्डा ने किस देश पर 4 साल का बैन लगा दिया है। तो यहाँ ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, भारत और नेपाल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में गलती से छूट गया है, तो हम देख, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि गलती से यहाँ नेपाल हो गया है, तो इसके जगह पे आप रूस लिख लेंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, रूस। तो वाडा ने 4 साल का बैन रूस पर लगा दिया है। और क्यों लगाया है, तो इन्होंने क्या किया है कि डोपिंग रोधी जो प्रयोगशाला है उससे बोला है कि गलत आंकड़े जारी करें, इसके लिए इस पर 4 साल का बैन लगा दिया है। और इससे इनको क्या होगा कि अब किसी भी 4 सालों के बीच में किसी भी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या टोक्यो का ओलंपिक हो जो कि 2021 में आयोजित होगा। तो हम लोग जानेंगे अब वाडा के बारे में कि वाडा क्या है। वाडा जो है वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, देखिए यहाँ पर पिक में लगाया हुआ है, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये क्या करता है कि सारे को देखता है कि जो हमने प्रतिबंध किया है उसका उल्लंघन तो कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, फुल फॉर्म तो जान लिए कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 नवंबर 1999 में हुआ था। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ ये तो प्रश्न सबके लिए आसान है कि कब मनाया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी वो ये है। देखिए पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर, ये सबको पता है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है इसलिए। तो 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर ये भी जान लेते हैं। तो 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आप ये सेना दिवस मनाते हैं हम लोग, थल सेना दिवस। और ये 5 दिसंबर को आपको सॉइल डे मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में कि क्यों मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। तो देखिए यहाँ पर ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो भी उसके खिलाफ जो जुल्म होते हैं, मानवता के खिलाफ किसी को मार देना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, उसकी आवाज़ों को दबा देना, इन सब के खिलाफ ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। और कब से इसको मनाने का स्टार्ट किया गया, तो 1948 में। और हमारे यहाँ जो भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ वो आपका कब हुआ है, 12 अक्टूबर 1993 से। तो ये आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मानवाधिकार में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, तो पहला यहाँ फ्रीडम है, एजुकेशन है, ह्यूमैनिटी है, जस्टिस है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है आपका, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। जो सिप्री रिपोर्ट है, सिप्री जो है ये जारी करता है कि कौन सा देश जो है हथियार सबसे ज़्यादा बनाता है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, इन सभी चीज़ों को देखता है। जो इसका हेड क्वार्टर है सिप्री का, वो आपका कहाँ पर है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसका फुल फॉर्म है कि आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और देखिए यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा निर्माण करता है। तो यहाँ रूस है, अमेरिका है, चीन है और भारत है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, अमेरिका हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अब अमेरिका के बारे में। हम लोग जान लिए कि सिप्री क्या है, क्या काम है उसका। तो अब इसके बारे में, तो अब अमेरिका जो है, अमेरिका के बारे में मैप में आइए देखते हैं। तो ये है आपका अमेरिका मैप में। और जो अमेरिका की राजधानी है वो आपका कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में एक महत्वपूर्ण जो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो भी आपका वाशिंगटन डीसी में ही है। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिका में पूरे कितने कंट्री हैं, तो 50 कंट्री हैं, 50 देश हैं अमेरिका में। और अभी जो वर्तमान समय में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन हैं, जो अभी फ़िलहाल ही भारत की यात्रा पर थे, जिनका बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाजी किया गया। तो वो थे आपके कौन, डोनाल्ड ट्रंप, जो 45 नंबर के हैं, 45वें नंबर के हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। और आपसे हम अब अगले प्रश्न में मिलते हैं, अगले वीडियोस में मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियोस को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू।